झारखंड के रण में गरजे मोदी। झारखंड का दंगल अब और दिलचस्प हो गया है। इस चुनावी दंगल में कल जहां अमित शाह ने हुंकार भरी, वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दहाड़ गढ़वा से लेकर चाईबासा तक गूंजी। प्रधानमंत्री ने लगातार घुसपैठ से लेकर भ्रष्टाचार को निशाना बनाया। एक गढ़वा से खड़े होकर जहां तक आज तक किसी प्रधानमंत्री ने जिस गढ़वा का रुख नहीं किया था, उस गढ़वा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार भर दिया। उस गढ़वा से लेकर पलामू की 9 सीटें विधानसभा, 9 विधानसभा की सीटें हैं पूरे पलामू प्रमंडल में, 9 सीटों को साधने का काम किया। 6 सीटों पर फिलहाल भाजपा का कब्जा है। अब यह माना जा रहा है जिस तरीके से आज जनसैलाब उमड़ा है प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, वो भीड़ अपने आप में बहुत कुछ कह रही थी। समझना जनता को होगा जनादेश किसके पक्ष में आता है, किसने गढ़वा की जनता के लिए, किसने पलामू की जनता के लिए, किसने लातेहार की जनता के लिए काम किया है, 9 विधानसभा क्षेत्रों में किसने काम किया है। चाईबासा में जमकर गरजे मोदी। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्या कुछ कहा है, क्या खास बातें आज कही उन्होंने। गढ़वा में गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। करप्शन को लेकर हेमंत सरकार पर प्रहार। मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, ऐसा कोई बचा नहीं जिन पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप नहीं है। जेएमएम के मंत्री के लोगों के पास से क्या निकलता है? नोटों के पहाड़। क्या निकलता है? क्या निकलता है? कांग्रेस के सांसद के घरों से नोटों के पहाड़। इलाके के जनप्रतिनिधि ने पानी में भी भ्रष्टाचार किया। साथियों, मुझे इस क्षेत्र के भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों की भी रिपोर्ट मिली है। इन्होंने तो आपके हक के पानी के नल तक को नहीं छोड़ा। माफिया की गुलाम बन गई है झारखंड सरकार। कि झारखंड की सरकार माफिया की गुलाम बन गई है। जनता पलायन के लिए मजबूर है और ये लोग सरकारी ठेकों में बंदर बांट करने में व्यस्त है। यहां पर काम धंधा बंद होता जा रहा है, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा खूब फल फूल रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर राज्य सरकार पर हमला। घुसपैठियों के समर्थक हैं जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने तुष्टीकरण की नीति को चरम पर पहुंचा दिया है। ये तीनों दल सामाजिक तानाबाना तोड़ने पर आमाद है। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बता रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों को राज्य सरकार का संरक्षण। स्कूलों में सरस्वती वंदना तक पर रोक लगने लगे तो पता चलता है कि खतरा कितना बड़ा है। जब तीज त्योहारों में पत्थरबाजी होने लगे, माता दुर्गा को भी रोक दिया जाए। जब कर्फ्यू लगने लगे तो पता चलता है कि स्थिति कितनी खतरनाक है। जब बेटियों के साथ शादी के नाम पर
छल कपट होने लगे तो पता चलता है कि पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है। जब घुसपैठ का मामला कोर्ट में जाए और प्रशासन इससे इनकार करे तो पता चलता है कि सरकारी तंत्र में ही घुसपैठ हो चुकी है। ये आपकी रोटी बेटी और माटी छीन रहे हैं। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। झूठे वादे करके वोटर्स को धोखा देती है कांग्रेस। ये झूठे वायदे करके मतदाताओं को धोखा देते हैं। हमारे निर्दोष भले भाले हमारे नागरिकों को उनकी आंख में धूल झोंक देते हैं। खरगे ने भी मान लिया है कांग्रेस झूठी गारंटी देती है। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी मान लिया है कि कांग्रेस झूठी गारंटी देती है। मैं तो हैरान हूं, पता नहीं कैसे हमारे खड़गे जी के मुंह से जाने अनजाने में सच निकल गया। अब की बार हेमंत सरकार की विदाई तय। भाजपा के पास जो नेक है, नियत है, वो नेक नियत कहां से लाओगे? और इनकी योजनाएं कभी अब करेंगे तब करेंगे, दिसंबर टिकना फैला। अरे तुम रहने ही वाले नहीं हो भाई, ये चुनाव में विदाई पक्की है। गढ़वा के चेतना मैदान में विजय संकल्प सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने जेएमएम पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों ने झारखंड गठन का विरोध किया, कुछ लोग उन्हीं की गोद में बैठ गए हैं। कुछ लोग जो यहाँ बैठे वो कहते थे हमारी छाती पे झारखंड बनेगा। अरे उनकी छाती पे झारखंड बन गया, लेकिन झारखंड के कुछ नेता उनकी गोदी में जाके बैठ गए। पेपर लीक को लेकर भी पीएम मोदी ने राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, तमाम बातें आपने सुनी, करप्शन से लेकर विकास तक की तमाम बातें, घुसपैठ से लेकर भ्रष्टाचार तक की तमाम बातें, जितनी बातें पीएम ने कही हैं, यहां तक कि गढ़वा के जनप्रतिनिधि तक पर टारगेट कस दिया। पूरे के पूरे पलामू प्रमंडल को साधा है, तो पलामू की सभी 9 सीटों पर निशाना है। एक बार रुक करते हैं, राकेश हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं सीधे पलामू एरिया, पलामू क्षेत्र से जुड़ रहे हैं। राकेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना कहीं ना कहीं भाजपा को एक नया एज, एक नई ऊंचाई दे रहा है। जिस तरीके से आज भीड़ उनकी जनसभा में दिखी, जनसैलाब उमड़ पड़ा, पीएम की एक ललक देखने की, एक ललक पीएम की, और प्रधानमंत्री का उसी तरीके से झारखंड की धरती का अभिवादन करना, यह कहना कि देश का प्रधानमंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री पहली बार गढ़वा की धरती पर पहुंचा और यह कहा कि आप लोगों का आशीर्वाद लेने आए हैं। क्या लगा गढ़वा में जनसैलाब को देखकर कि वास्तव में पीएम मोदी को आशीर्वाद देने के लिए तैयार है गढ़वा की जनता? अब बिल्कुल देखिए, जिस तरीके का क्राउड आया और लाखों की तादाद में जो भीड़ आई, और प्रधानमंत्री ने उसी भीड़ से कहा कि देखिए हम आए हैं आपसे आशीर्वाद लेने के लिए, आप अपना आशीर्वाद हमें दीजिए, राज्य में डबल इंजन की सरकार बनेगी और दुगने रफ्तार के साथ विकास होगा। तो विकास को लेकर एक जो तस्वीर है प्रधानमंत्री के जहन में, उसको भी गढ़वा के लोगों के साथ प्रधानमंत्री ने साझा करने का काम किया। और पूरे गढ़वा ने, न कहिए पूरे पलामू ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया, उनका इस्तकबाल किया
और तमाम जो पलामू प्रमंडल के प्रत्याशी हैं इस बार जो जोर आजमाइश कर रहे हैं, जो चुनावी दंगल में हैं, जो 9 प्रत्याशी हैं बीजेपी के, एनडीए को मिला दे तो वो तमाम लोग जो है प्रधानमंत्री के इस दौरे से, इस कार्यक्रम के, इस चुनावी सभा से बेहद गदगद दिखे। उनको लगा कि प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद उनकी जो जीत है, जो आज से पहले थोड़ी दूर नजर आ रही थी, प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के बाद वो जो जीत है वो और नजदीक आ गई है। तो बेहद कॉन्फिडेंट दिखे तमाम प्रत्याशी, चाहे भवनाथपुर के प्रत्याशी की बात कर ले, चाहे आप बिश्रामपुर के प्रत्याशी की बात कर ले, हुसैनाबाद के प्रत्याशी की बात कर ले, डाल्टनगंज के प्रत्याशी की बात कर ले, छतरपुर के प्रत्याशी की बात कर ले, तो तमाम जगह से जो बीजेपी के प्रत्याशी पहुंचे थे प्रधानमंत्री के साथ, जिन्होंने मन साझा किया, वो प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के साथ बेहद कॉन्फिडेंट होकर गए हैं और उनको लग रहा है कि कार्यकर्ताओं के अंदर में एक नई एनर्जी आई है, एक नया उत्साह आया है और ये उत्साह बीजेपी को पलामू फतह करने में बहुत कारगर साबित होगा। मौजूदा वक्त में बीजेपी के खाते में पलामू प्रमंडल के 9 में से 6 सीटें हैं अभिषेक, और बीजेपी का दावा है कि प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद सभी 9 की 9 सीटों पर भगवा लहराएगा, यानी 9 की 9 सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में जाने वाली है अभिषेक। बिल्कुल राकेश, एक जो बड़ी बात उन्होंने कही प्रधानमंत्री ने आज, जो बार बार आ रही है, पानी पर भ्रष्टाचार को लेकर मैंने आपसे शाम में ही आज डिस्कस किया, शाम में ही हम लोगों ने चर्चा की, जो सच्चाइयां हैं आपने भी बयान की कि आज भी पूरा पलामू प्रमंडल जो है वो कहीं ना कहीं पानी की हाहाकार से जूझ रहा है। केंद्र का दावा है कि हजारों करोड़ रुपए भेज चुके हैं नल जल जीवन योजना में, और जो हालात हैं वो आपके भी सामने हैं और पलामू की जनता के भी सामने है कि किस तरह जनता का पैसा भ्रष्टाचार का पानी में बह कर रह गया, पानी नहीं पहुंच पाया जनता तक। एक जो और बड़ी बात कही है पीएम ने, रोटी बेटी माटी को लूट रही है झारखंड की सरकार, और डबल इंजन की सरकार अगर बनती है, क्योंकि केंद्र से फंड भेजा जा रहा है लेकिन राज्य में राज्य की सरकार उसका इस्तेमाल नहीं कर रही, या तो भ्रष्टाचार के आरोप लग जा रहे हैं राज्य सरकार पर। राज्य की सरकारें कह रही है कि फंड ही नहीं मिला, जो हालात आवास में हुआ, पीएम आवास में हुआ। आज पीएम ने कहा वहां पर गढ़वा में कि भाई 16 लाख आवास दिए हैं प्रधानमंत्री आवास, जिसमें से 1,60,000 से ज्यादा तो केवल गढ़वा में दिया गया है, और 20 लाख का करीब 21 लाख का भी लक्ष्य तय कर दिया है। अब वो आवास की जो योजना है राकेश, उससे पीएम आवास योजना काफी पुरानी है। क्या गढ़वा में विकास दिख रहा है आवास के मामले में? नहीं, देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, पीएम आवास योजना, उसका लाभ झारखंड के तमाम जिलों को मिला है, उससे गढ़वा भी अछूता नहीं है। यहाँ भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के मकान बने हैं, गरीबों को उसका लाभ हुआ है। लेकिन ये जरूर राज्य सरकार के तरफ से बीच में कहा गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा हमें नहीं मिल रहा है, लिहाजा राज्य सरकार ने अबुआ आवास योजना की शुरुआत की। अबुआ आवास योजना के तहत भी राज्य सरकार ने कोशिश की कि गरीबों को मकान बने, लेकिन जिस तादाद में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बने, अबुआ आवास योजना के तहत उतनी मकानें नहीं बन पाई। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने मंच से ये भी घोषणा किया कि अगर यहाँ एनडीए की सरकार बनती है तो अबुआ आवास योजना को लेकर उनका जो रोड मैप है वो क्या होगा। 21 लाख नए आवास बनाने की बात प्रधानमंत्री ने कही। तो देखिए प्रधानमंत्री का निशाना भ्रष्टाचार को लेकर भी रहा, घुसपैठ पर भी उन्होंने वार किया, और परिवारवाद को लेकर भी हेमंत सोरेन परिवार पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देखिए कुछ लोगों का परिवार ही सब कुछ होता है और सत्ता की जो चाबी होती है वो परिवार के इर्द गिर्द ही होता है, लेकिन मोदी का परिवार देश का 125 करोड़ लोग हैं, हर कोई जो है वो मोदी का परिवार है। तो उत्साह भरने की कोशिश प्रधानमंत्री ने वहां मौजूद वोटरों से, वहां मौजूद जो लोग थे उनसे करने की कोशिश की। संवाद सीधे सीधे उन्होंने लोगों से स्थापित किया, और यही मोदी मैजिक है अभिषेक, क्योंकि वो लोगों से डायरेक्ट संवाद करते हैं, सीधा कनेक्ट करते हैं, और लोगों तक उनकी बात पहुंचती भी है और लोग उसको रिस्पॉन्ड भी करते हैं। तो अब ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद कल से गढ़वा सहित पूरे पलामू प्रमंडल की तस्वीर कितनी बदलती है, कितना उत्साह आ पाता है बीजेपी के वर्करों में, बीजेपी के नेताओं में, और ये उत्साह कितना हद तक पलामू में कमल खिला पाएगा, ये अब तस्वीर धीरे धीरे करके आपको थोड़ी 1-2 दिनों के अंदर में साफ होती नजर आएगी अभिषेक। बिल्कुल राकेश, 1-2 दिनों के अंदर अंदर पलामू की काफी हद तक तस्वीरें साफ होती नजर आएंगी, जनता का जनादेश भी सामने आएगा। बहुत धन्यवाद राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका।
तो पलामू में मोदी की गर्जन के साथ ही तस्वीरें बदलने का दावा है। बीजेपी दावा कर रही है कि तस्वीरें बदल रही है। और इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी बोकारो से सुरेंद्र भी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, बड़ी बात एक कह दी है आज कड़वा में और चाईबासा में बोलते हुए पीएम ने यह कहा है कि राज्य की वर्तमान सरकार माफिया की गुलाम बनकर रह गई है। आप बोकारो में हैं, जिस तरीके से प्रिंस खान की दहशत चल रही है बोकारो धनबाद में, जिस तरीके से अमन साव का आतंक सर चढ़कर बोल रहा है, जिस तरीके से दिल्ली, बॉम्बे और पंजाब में जेल में बंद, कहीं ना जयपुर जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई का आतंक झारखंड के भीतर पहुंच चुका है, क्या वास्तव में झारखंड की सरकार माफिया की गुलाम बनकर रह गई है? देखिए, जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं और लगातार यह देखा गया है कि जिस तरह से लगातार पैसे की डिमांड की गई, जैसे आपने लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया, फिर से धनबाद के गैंगस्टर का नाम लिया, ये सभी लगातार, अमन साहू भी इसमें शामिल है, कई ऐसे गैंगस्टर हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने मैनिफेस्टो में अपने रखा है सुरक्षा को लेकर, और जिस तरह से आज मोदी ने झारखंड सरकार पर यह सवाल उठाया है कि झारखंड की जो सरकार है वह पूरी तरह से विफल है इस तरह के रोकने के लिए, ताकि जिस तरह से राज्य सरकार है या जिस तरह से पुलिस की हम बात करें, तो जो भी लोग हैं, जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि माफिया हावी है, उस पर अंकुश लगाया नहीं जा रहा है, फोन करते हैं, फिरौती मांगते हैं, वह उनके गिरफ्त से बाहर है। और यह कहा जाता है कि यह सभी देश के बाहर है और देश के बाहर से ऐसे अपराधियों को पकड़ने के लिए काफी पेपरबाजी करनी पड़ती है, काफी ये करना। तो हम कह सकते हैं कि इस मुद्दे पर अगर राज्य की सुरक्षा, राज्य के लोगों को सुरक्षा नहीं मिलेगी और वैसे ही यह लोग अगर लूट खसोट करते रहेंगे, हत्याएं करते रहेंगे, फिरौती मांगते रहेंगे, तो शहर में क्या पूरे राज्य में कहीं से जो बिजनेसमैन है सुरक्षित नहीं है, कोई उद्योग नहीं लगेगा, ये सारी चीजें सामने आती है। तो जिस तरह से आज मोदी ने गढ़वा में गर्जन के साथ यह कहा कि राज्य सरकार जो है सुरक्षा के मुद्दे पर पूरी तरह फेल है, यह कहना कहीं से गलत नहीं होगा। जी सुरेंद्र, बीजेपी लगातार आक्रामक रही है कि राज्य में रेप की संख्या बढ़ रही है, दुष्कर्मों की संख्या बढ़ रही है, युवतियों को, लड़कियों को, महिलाओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। एक तरफ मैया सम्मान, दूसरी तरफ मैया के सम्मान पर सीधा सीधा हमला, कहीं सम्मान बचता नहीं दिखाई दे रहा। और आज तो देश के प्रधानमंत्री कहकर चले गए कि राज्य की सरकार माफिया की गुलाम है। जी बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से एक तरफ राज्य की सरकार मैया योजना का लाभ दे रही है, वही दूसरी तरफ जिस तरह से अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, जो मां बहनों के साथ गलत कार्य कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, राज्य के सरकार को ऐसा एक कानून बनाना जरूर चाहिए था कि जो ऐसी घटनाएं, जो ऐसे कुकर्म करते हैं, एक तरफ तो मैया सम्मान योजना की बात करते हैं, महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं, बेटियों की सम्मान की बात करते हैं, वही दूसरी ओर पूरे राज्य में इस तरह की घटनाएं घटती है, दुष्कर्म हो, छेड़खानी हो या महिलाओं के साथ जिस तरह से आपराधिक लोग काम कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसमें राज्य सरकार पूरी तरह से विफल है। क्योंकि देखने को तो मिलता है कि अपराधी को कहीं कुछ जगह से पकड़ लिए जाते हैं, लेकिन वही अपराधी फिर कुछ दिनों खुलेआम घूम रहा है। तो ऐसे दुष्कर्मियों को राज्य सरकार, पुलिस प्रशासन की ओर से सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। झारखंड सरकार को एक कानून लाना चाहिए कि ऐसे दुष्कर्मियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि भविष्य में किसी भी मां, बहन और बेटी के साथ कोई भी व्यक्ति ऐसा कुकर्म करने की कोशिश करे तो एक बार जरूर सोचे। अभिषेक, चलिए, बिल्कुल एक बार जरूर सोचे। निश्चित तौर पर सोचना तो होगा, नहीं सोचने से अपराध बढ़ते जाएंगे और अपराधी भी बेहिसाब बढ़ते जाएंगे। बहुत धन्यवाद सुरेंद्र, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। पीएम ने आज कई बातें कही घुसपैठ को लेकर, जो बीजेपी के संकल्प पत्र में है, जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता, दिग्गज नेता लगातार इस चुनाव में जिसको मुद्दा बनाए हुए हैं, चाहे घुसपैठ का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, इस बात को लेकर अमित शाह ने पहले हुंकार भरी, आज पीएम मोदी भी दहाड़ कर चले गए हैं। सवाल यह उठता है कि आखिर घुसपैठियों को संरक्षण क्यों दिया जाएगा? क्या कारण है कि वर्तमान सरकार घुसपैठियों को संरक्षण देगी या घुसपैठियों के मामले में जांच नहीं कर रही? रुक करते हैं हमारी सहयोगी रुचि का, रांची से रुचि जुड़ रही है हमारे साथ। रुचि, घुसपैठ को लेकर बीजेपी ने मुद्दा बनाया हुआ है, सीधा आरोप है कि घुसपैठ हुआ है, संथाल में हुआ है, तमाम समस्त राज्य में हुए हैं, पूरा देश कहीं ना कहीं घुसपैठ के दंश को झेल रहा है। लेकिन वर्तमान राज्य सरकार जांच क्यों नहीं चाह रही घुसपैठ की? जब भी सवाल पूछे जाते हैं तो यह कहा जाता है कि केंद्र का मामला है, केंद्र की सीमा पर चौकसी है, सीमा पर चौकसी बढ़ाएं, घुसपैठ जो आ गए हैं वो कैसे निकाले जाएं? यह पहला सवाल। दूसरा सवाल,
कि घुसपैठ अगर हुआ है कि नहीं हुआ इसकी तो जांच होनी चाहिए ना, जांच से ही पारदर्शिता आएगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि घुसपैठियों को सरकार का संरक्षण है। हाँ बिल्कुल अभिषेक, देखिए दोनों बातें आपने सही कही। चूंकि बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा राजनीतिक मुद्दा बन गया है और सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये कहीं ना कहीं देश, समाज और राज्य के लिए खतरा है। खास करके झारखंड के आदिवासी मूलवासी के लिए ये बांग्लादेशी घुसपैठ जो है वो खतरे की घंटी है। और ऐसे में आंकड़े बता रहे हैं, जो आंकड़े सामने आए हैं, और कई बार विधायक अनंत ओझा ने इसे सदन में रखने का भी कार्य किया था। साक्ष्य जो है, साक्ष्य और प्रमाण सबके सामने रखे थे। इस पर हाईकोर्ट को भी संज्ञान लेना पड़ा। तो ऐसे में कह सकते हैं कि ये राज्य का एक बड़ा विषय है। जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं उनकी वजह से कैसे यहाँ के आदिवासी मूलवासी की जो जनसंख्या है वो घट रही है, कैसे वो यहाँ की महिलाओं, खास करके संथाल की डेमोग्राफी जो है वो पूरी तरह से चेंज हुई है। और उसके प्रमाण है, अगर हम वहाँ कोई भी व्यक्ति जाए तो सीधा वहाँ स्पष्ट पता चल पाएगा। देखिए अगर भोगनाडीह की जिक्र कर ले तो भोगनाडीह में ही आदिवासी से ज्यादा मुसलमानों की संख्या है। तो एक बार जांच कराने में क्या हर्ज है? अगर सरकार यह मानती है कि बांग्लादेशी घुसपैठ जो है वो केंद्र का मुद्दा है, तो क्या राज्य सरकार संरक्षण देगी उसे? केंद्र सरकार के जिम्मे अगर ये बात है, अगर राज्य में घुसपैठिए आ जाते हैं तो क्या राज्य सरकार उन्हें बाहर निकालने में मदद नहीं करेगी? तो देखिए बॉल जो है वो केंद्र के पाले में फेंका जाता है। कल ही जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आगमन हुआ था और उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया भी था, उन्होंने राज्य सरकार पर भी कड़ा प्रहार किया और ये कहा कि माना कि वो बॉर्डर से इंटर करते हैं, तो इंटर करने के बाद क्या राज्य सरकार उन्हें संरक्षण देगी? क्या राज्य सरकार उन्हें एक तरह से जमाई टोला, देखिए आज ही हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि एक जमाई टोला बना करके और उन्हें बसा दिया जाता है। तो क्या सरकार जो है रुचि एक बड़ा सवाल है कि घुसपैठ को अगर राज्य सरकार नहीं मानती या जेएमएम के, कांग्रेस के, आरजेडी के नेता घुसपैठ को नहीं मानते, बदलती हुई डेमोग्राफी तो दस्तावेजों में है, आदिवासियों की संख्या तो घट रही है, ये तो मान सकते हैं। एक सर्वेक्षण, एक जांच तो होनी चाहिए ना कि आदिवासियों की जनसंख्या संथाल में घट क्यों रही है, क्यों संथाल से आदिवासी भगाए जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, मारे जा रहे हैं या धर्म परिवर्तन करा रहे हैं? क्या सरकार को इसकी बिल्कुल चिंता नहीं? कहां जाएंगे संथाल के आदिवासी जिनकी जनसंख्या लगातार घटती जा रही है? रुचि, क्या यह भी सरकार के लिए चिंता का विषय नहीं? अब बिल्कुल अभिषेक, देखिए अगर सरकार को चिंता होती तो हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी जो जांच के रिपोर्ट सौंपे गए थे वो गलत रिपोर्ट सौंपे गए थे। कुछ ही दिनों पहले की बात है कि इस मामले में जांच की बातें हुई थी और जांच के जो रिपोर्ट दिए गए थे, जिले के डीसी, संबंधित जिले के डीसी को यह आदेश निर्गत किया गया था और जो रिपोर्ट भी आया वो गलत आया। तो ऐसे में माना जा सकता है कि बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर सरकार जो है वो चुप्पी साधी है, यानी कि सरकार इस पर कुछ नहीं बोलना चाहती है। सीधे तौर पर, स्पष्ट तौर पर इसे माना जा सकता है कि सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति, यानी कि वोट बैंक की वजह से ऐसा हो रहा है या फिर कारण कोई और है, ये तो बड़ा सवाल उठता है। लेकिन लगातार बीजेपी देखिए बांग्लादेशी घुसपैठ को पूरे मुखरता के साथ रख रही है और यह कहना भी है कि जैसे ही डबल इंजन की सरकार बनेगी एनआरसी लागू किया जाएगा और एनआरसी लागू होने के बाद एक एक बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन करके यहां से भगाने का कार्य किया जाएगा। तो देखने वाली बात होगी अब इसे कि ये जो बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा है ये और कितना आगे जा पाता है, चूंकि घुसपैठ जो है वो सिर्फ यहाँ के लोगों, आदिवासी मूलवासी के हक और अधिकार को नहीं छीन रहे हैं। यहाँ के जो मुसलमान हैं, वास्तव में जो यहाँ के मुसलमान हैं, उनके हक और अधिकार की भी हकमारी वो कर रहे हैं। ऐसे में गलत तरीके से वो अपना आधार कार्ड बनाते हैं, फिर वोटर कार्ड बनाते हैं और उनकी राजनीति में भी एंट्री हो जाती है। यानी कि कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ की राजनीति में कौन प्रत्याशी होगा, यानी कि राजनीति की दिशा और दशा भी वो तय करते हैं। तो माना जा सकता है बिल्कुल रुचि, राजनीति की दशा और दिशा भी तय करते हैं। घुसपैठ की अगर बात करें तो घुसपैठ पूरे झारखंड के लिए, और झारखंड नहीं पूरे देश के लिए, दुनिया के कई देश घुसपैठियों से ग्रसित हैं, घुसपैठ से ग्रसित हैं।
और बचाव का रास्ता सोच रहे हैं। ऐसे में झारखंड की, चाहे जिसकी भी सरकार हो, झारखंड में या जिसकी भी सरकार बने, एक पहल तो करनी होगी। आपको यह समझना होगा कि झारखंड के भीतर की सीमाओं को भी सुरक्षा की आवश्यकता है, मजबूती की आवश्यकता है, और वो मजबूती सरकार ही दे सकती है। वोट बैंक की राजनीति से बाहर निकलकर सोचना होगा। रुचि की आवाज नहीं मिल पा रहे तो रुचि, बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। अब आपको ले चलते हैं चाईबासा। गढ़वा के बाद चाईबासा में पीएम ने हुंकार भरी। कई बातें कमोबेश एक सी थी, लेकिन चाईबासा में सीधे सीधे जनजातीय मामलों में, आदिवासियों से जुड़े मामलों को आधार बनाकर पीएम ने बोलना शुरू किया। और प्रधानमंत्री ने जब बोला तो बोलते बोलते उन्होंने सीता सोरेन जी के सम्मान की भी बात उठाई। सीता सोरेन जी के सम्मान पर जिस तरीके से कांग्रेस के मंत्री इरफान अंसारी ने हमला बोला है, जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, देश के प्रधानमंत्री ने इससे वे क्षुब्ध होकर कह लें, इस पर खेद प्रकट किया है और गहरी इस पर असंतोष जताया है उन्होंने। एक बार आपको दिखाते हैं रिपोर्ट, क्या कुछ कहा है आज पीएम ने। गढ़वा के बाद चाईबासा में पीएम की हुंकार। गुआ गोलीकांड को लेकर कांग्रेस पर हमला। कांग्रेस पर आदिवासियों से बर्बरता का आरोप। इस तरह की बर्बरता अंग्रेजों ने की थी, वैसी ही बर्बरता यहां कांग्रेस सरकार ने आदिवासियों का खून बहा करके थी। यहां कांग्रेस सरकार ने हमारे आदिवासी भाइयों को गोलियों से भून दिया था। आदिवासियों के दुश्मन हैं आरजेडी, कांग्रेस और जेएमएम। कांग्रेस और आरजेडी आदिवासियों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और जेएमएम की सच्चाई भी किसी से छिपी नहीं है। जिस कांग्रेस के दामन पर आदिवासियों के खून के छींटे हैं, आज जेएमएम उसी के कंधे के सहारे सरकार चला रही है। आदिवासियों के आरक्षण को खत्म करने की साजिश। आदिवासी अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए ही बाबा साहब आम्बेडकर ने आदिवासी आरक्षण शुरुआत करवाई थी। लेकिन उस समय भी नेहरू जी ने आदिवासियों को आरक्षण का विरोध किया था। इसके बाद जितने साल सरकार पर गांधी परिवार का कब्जा रहा, ये लोग आरक्षण के खिलाफ रहे। अब एक बार फिर इन लोगों ने खुला ऐलान कर दिया है कि आदिवासियों को मिलने वाले आरक्षण को समाप्त कर देंगे। और साथियों, आदिवासियों से उनका आरक्षण का अधिकार छीनकर ये लोग अपने वोट बैंक को देंगे। इन लोगों ने एक और तरीका निकाला है। ये स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों को अल्पसंख्यक संस्थान घोषित कर रहे हैं। इससे इन संस्थानों में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को आरक्षण मिलना बंद हो जाता है। चंपाई सोरेन का अपमान, पूरे कोल्हान का अपमान। इन लोगों ने कोल्हान की संतान, कोल्हान का गौरव, हमारे चंपाई सोरेन जी का भी घोर अपमान किया है। इन लोगों ने जिस तरह अपमानित करके चंपाई सोरेन जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया, ये पूरे देश ने देखा है। ये सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान नहीं है, ये कोल्हान का अपमान है। ये अपमान आपका है। सीता सोरेन के अपमान पर सीएम की चुप्पी पर सवाल। नेता ने बहन सीता सोरेन जी के लिए जो कुछ कहा है, वो हर आदिवासी माता, बहन, बेटी का अपमान है। अभी महाराष्ट्र में भी एक बहन चुनाव लड़ रही है। कैसी गंदी भाषा का प्रयोग किया गया उनके लिए, ये इनकी आदत है। और आप देखिए
यहां के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से एक शब्द तक नहीं निकला और यही जेएमएम की सच्चाई है। गढ़वा के बाद चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी को जहां आदिवासी विरोधी बताया, वहीं घुसपैठ और भ्रष्टाचार को लेकर भी हेमंत सरकार पर वार किया। पीएम मोदी ने कहा कि जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी कभी आदिवासियों का सम्मान नहीं कर सकती। इन्होंने झारखंड की अस्मिता पर संकट खड़ा कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि वोट बैंक के लिए जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने झारखंड की अस्मिता को संकट में डाल दिया है। झारखंड की डेमोग्राफी, यहां की पहचान को बदलने की साजिश हो रही है। इसलिए जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी घुसपैठियों का समर्थक, गठबंधन का ठप्पा बन गया है, क्योंकि घुसपैठिए इनका सबसे बड़ा वोट बैंक बन गए हैं। जेएमएम और कांग्रेस मिलकर इन घुसपैठियों के फर्जी कागज बनवा रहे हैं, इनके हर गलत काम का संरक्षण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कोल्हान के लोगों को जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी से सावधान रहने को कहा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आदिवासियों के विकास को लेकर काम कर रही है, लेकिन इंडी गठबंधन ने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने का भी विरोध किया। न्यूज़ 11 भारत के लिए चाईबासा से मनोज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। में क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हमारे साथ हमारे सहयोगी चाईबासा से मनोज जुड़ रहे हैं, धनबाद से बंटी जुड़ रहे हैं। मनोज बने रहिएगा आप। एक बार बंटी के पास जाता हूं। बंटी, आप धनबाद से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। धनबाद का जो इलाका है, अगर आप ध्यान से देखें, मैथन से लेकर जब चितरंजन और जामताड़ा का इलाका सट जाता है, घुसपैठ की जब जब बात होती है, बंगाल से झारखंड आना निहायत ही आसान है। अगर आप देखें तो चितरंजन और जामताड़ा में कहीं कोई सीमा सुरक्षा या जांच की बात कहें तो सड़क के इस तरफ जामताड़ा है, सड़क के इस तरफ बंगाल है, वहां जांच संभव ही नहीं है। ये हालात है। वहां से सीधे धनबाद में भी एंटर हो सकते हैं, दुमका, जामताड़ा भी आप घुस सकते हैं। ऐसे में घुसपैठियों पर सीधे सीधे सरकार का संरक्षण का आरोप देश के प्रधानमंत्री ने लगा दिया है। बिना इनपुट के, बिना किसी जानकारी के तो पीएम इस तरीके से की बातें बोल नहीं सकते। यह तो बड़ा आरोप है राज्य की सरकार पर। बंटी, ये बता दूं कि सीमा जो पश्चिम बंगाल से सीमा सटा होने के कारण धनबाद के आप कहें, निरसा कहें या जामताड़ा कह सकते हैं या फिर आप चंदन क्यारी का रूट कह सकते हैं, जो पश्चिम बंगाल से सीधा जुड़ा हुआ है। और इसमें कहीं भी ये दो राय नहीं है कि घुसपैठियों ने अभी तक यहाँ धनबाद में अपना दस्तक दिया नहीं। कई ऐसे लोग आज भी हैं जो आप देख सकते हैं फुटपाथ में जो भी है, जब भी उनसे पूछा जाता है कि आप कहाँ से हैं तो सीधा पश्चिम बंगाल, मुर्शिदाबाद, यही सब नाम बतला कर अपनी जानकारी देते हैं। हालांकि उनके पास ना तो आधार कार्ड वहाँ का मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि धनबाद में या कोयलांचल में घुसपैठिए नहीं है, यहाँ भी घुसपैठियों की आबादी है। लेकिन इसको जांच जो यहाँ का स्थानीय प्रशासन है या जो सरकार है उनको जांच इसकी जरूर करवाना चाहिए। और जहाँ तक नरेंद्र मोदी जी का सवाल है तो उनके पास जब तक पुख्ता इनपुट नहीं हो तब तो इस तरह का इल्जाम नहीं लगा सकते थे। जी बंटी, धनबाद की अभी आप बात कर रहे थे। धनबाद में रिपोर्टिंग के दौरान मैंने भी ये देखा है कि धनबाद में जो लेबर का काम करते हैं, कूली का काम करते हैं, या फिर जो सब्जी बेचने वाले कई लोग हैं, जो अभी आपने बोला जो बिल्डिंगों में जो लोग काम करते हैं, कई लोग मुर्शिदाबाद से और कहां से आते हैं, बताते भी हैं। उनकी बोलचाल की भाषा में भी ये समझ में आता है। कोयला की खदानों में जो लोग काम करते हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर बंगाल से सस्ते लेबर मिल जाते हैं। झारखंड के लेबर का अलग दर है, बंगाल के लेबर का अलग दर है। खाना पीना खिलाकर भी कोयला की खदानों में काम करवाया जाता है। क्या कभी धनबाद में आपने देखा कि घुसपैठ का मुद्दा उठने के बाद धनबाद में कोयला की खदानों में जांच किया गया हो, जिला प्रशासन ने जांच कराया हो कहीं भी? जी, इस तरह की बातें तो अभी तक धनबाद में सामने नहीं आई हैं। लेकिन जिस तरह से लोगों का हाव भाव देखा जाता है, तो साफ तौर पे जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों ने भी कई बार आरोप लगाया कि बांग्लादेशी जो लोग हैं वो काफ़ी धनबाद में काफ़ी स्तर पे हैं। कुछ आप ठेला टुटका लगाने वाले बोले या जो फिर साइकिल में फेरी करने वाले काफ़ी लोग हैं यहाँ पर भी। लेकिन अभी तक जिस तरह की बातें कि जिला प्रशासन ने अपने तरफ से कोई किसी तरह की जाँच पड़ताल नहीं की है। जी, जिला प्रशासन ने किसी तरह की जांच पड़ताल नहीं की है। बने रहिएगा बंटी हमारे साथ मनोज चाईबासा से जुड़े हुए हैं। मनोज, आज आप चाईबासा में थे, पीएम के सारे कार्यक्रम को कवर किया है आपने। बड़ी बात पीएम ने कह दी है
कि एक तरफ एक सोरेन परिवार यहां का राज्य चला रहा है, झारखंड को चला रहा है, दूसरे तरफ चंपाई सोरेन का अपमान हो रहा है, सीता सोरेन का अपमान हो रहा है, अन्य कई ऐसे लोग हैं जिनका अपमान किया जा रहा है, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री की कोई टिप्पणी नहीं आई। पीएम ने इस पे दुख जताया है और मतलब सच्चाई खोलने की तरह बात किया है उन्होंने। देखिए, निश्चित तौर पे ये अपने आप में तो बड़ी बात है ही, और पूरे झारखंड के लिए शर्मसार करने वाली बात है कि जहां एक तरफ गुरुजी के बड़ी बहू को अपमानित किया जाता है, दूसरी तरफ गुरुजी के साथ काम करने वाले और झारखंड को अलग कराने में और झारखंड आंदोलन में साथ रहने वाले उनके ही सहपाठी और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को अपमानित किया जाता है। तो ये सवाल उठता है कि आखिर कहां जा रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस। ये सीधा सवाल प्रधानमंत्री का था इन तीनों पार्टियों पे कि आखिर जब ये लोग अपमानित कर रहे हैं और वो आदिवासी को ही अपमानित कर रहे हैं, और एक तरफ कहते हैं कि आदिवासियों के हित ऐसी है, अगर आप आदिवासियों के हित ऐसी रहते तो सीधे तौर पे एक महिला है सीता सोरेन के खिलाफ जब कांग्रेस पार्टी के एक मंत्री बोलते हैं और इरफान अंसारी, तो निश्चित तौर पे उनके उसको लेकर मुख्यमंत्री को सामने आना चाहिए, या झारखंड मुक्ति मोर्चा के बाकी लोग को आना चाहिए, या उनके परिवार के लोगों को खुलकर आना चाहिए कि आपने अपमानित कैसे किया। ये अपमान सिर्फ एक सीता सोरेन का नहीं है, ये गुरुजी के पूरे परिवार सहित पूरे झारखंड के आदिवासी और महिलाओं और झारखंड में रहने वाली सभी महिलाओं का है। तो ये सवाल उनका था, और साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि जब जो व्यक्ति 40 साल तक आंदोलन में साथ रहा, झारखंड को संवारने के लिए जंगलों का रास्ता अपनाया, जंगल में रहा, और वो व्यक्ति को अपमानित किया गया, और अपमानित ऐसा कि जो कोल्हान के ही नहीं पूरे झारखंड को अपमानित इन्होंने किया गया। तो ये साफ तौर पे ये संकेत था कि कहीं न कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो कथनी और करनी है उसका उजागर प्रधानमंत्री ने कर दिया कि साफ तौर पे कि आप देखिए, आप कहते हैं कि हम आदिवासियों के हितैषी है, तो देखिए दो आदिवासी चेहरा जो इस राज्य के लिए बड़ा और दूसरा एक बहू है, तो दोनों को कैसे अपमानित किया गया ये साफ हो गया। दूसरी तरफ कि आप घुसपैठ को लेकर माटी बेटी रोटी की जो आवाज भारतीय जनता पार्टी उठा रही है और इस स्लोगन के साथ इस बार मैदान में है, तो वो निश्चित तौर पे ये सिर्फ आदिवासियों के अस्तित्व को बचाने के लिए है, क्योंकि लगातार आदिवासियों की संख्या कमती जा रही है। आखिर ये कौन लोग हैं जो आदिवासियों की संख्या कम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कुछ माइनॉरिटी के लोग हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, वो कहाँ के रहने वाले लोग हैं। तो साफ तौर पे बांग्लादेशी घुसपैठी पर ये वार्ता और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि तीनों को बचाने की जरूरत है। अगर यह तीन बचा तो झारखंड में आदिवासियों का अस्तित्व बचेगा। बड़ी बात भी कही कि जब आदिवासियों के हित की बात करने वाले यही कांग्रेस और आरजेडी, जब वो यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू को जब राष्ट्रपति बनाना था तो उस वक्त इन लोगों ने उनका विरोध किया था। तो सीधे तौर पे ये कैसी हित ऐसी, ये खोलकर एक एक लाइन जो है लोगों तक इन्होंने परोस दिया कि इसी इलाके के रहने वाली है, वो आदिवासी महिला है, और उसको जब राष्ट्रपति बनाने की बात आई तो उस वक्त कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विरोध किया और वोट तक नहीं दिया। अब बताइए कि आखिर ये इनका चेहरा और चरित्र क्या है, वो उजागर कर रहे थे। साफ तौर पे इन्होंने कह दिया कि आदिवासियों की हितैषी अगर कोई है तो वो है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि बिहार से झारखंड को जब अलग कराना था तो अटल बिहारी वाजपेयी ने ही ये नींव डाली और झारखंड बिहार से अलग हुआ। बिल्कुल मनोज, झारखंड बिहार से अलग हुआ। इस बीच हमारे साथ देवघर से अमरनाथ पाठक भी जुड़ गए हैं। बने रहिएगा मनोज, आप और बंटी हमारे साथ। अमरनाथ, बड़ी विडंबना की स्थिति है अमरनाथ। कांग्रेस पर आज पीएम मोदी ने आरोप लगाया है कि झूठे वादे करके वोटर्स को ठगती है कांग्रेस। कल आपने देखा देवघर में सिदो कान्हो के वंशज मंडल मुर्मू भी अब भाजपा में आ गए और यह माना कि डेमोग्राफी बदली है। घुसपैठ हुआ है, संथाल में डेमोग्राफी बदली है, जिस कारण से आदिवासियों की जिस अस्मिता को बचाने के लिए हमारे परिवार ने 6-6 लोग शहादत का शिकार हुए, 6-6 लोग शहीद हुए, उस संथाल पर खतरा मंडरा रहा है। डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है, आदिवासियों की संख्या घट रही है। लेकिन विडंबना यह बता रहा हूं कि कांग्रेस पाकुड़ और जामताड़ा सीट को लेकर बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि पाकुड़ से आलमगीर आलम साहब की पत्नी निशात जो है श्रीमती निशात जी, और जामताड़ा से इरफान अंसारी साहब, जबकि लगातार सीता सोरेन उनकी बेटियों के अपमान की भी बात आई। इन दोनों सीटों को लेकर कांग्रेस बिल्कुल सिक्योर है। क्या पाकुड़ की जनता या जामताड़ा की जनता
समझती नहीं कि सच्चाई क्या है, या वास्तव में यह घुसपैठ का असर है कि इतना ज्यादा आत्मविश्वास कांग्रेस को प्रदान कर रही है? देखिए अभिषेक, सबसे बड़ी बात है कि जिस डेमोग्राफी बदलने की बात हो रही है और लगातार यहाँ के गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे इस पूरे मामले को उठाते रहे हैं, और आज देखिए कल स्थिति ये हुई कि सिधो कानो के वंशज जो थे मंडल मुर्मू वो भी शामिल हो गए। देखिए अभी संजोग से मेरे साथ अभी देवघर के प्रोफेसर है, प्रोफेसर ललित जी। देखिए ललित जी, एक सवाल आपसे है कि डेमोग्राफी जो बदल रही है यहाँ के इलाके में, चाहे वो साहेबगंज का हो या पाकुड़ का हो या जामताड़ा को, हर जगह बाहर से आकर के जो मुस्लिम है वो आकर के यहाँ पर बस रहे बांग्लादेश के, क्या कहना चाहेंगे? आखिर कांग्रेस जो है लगातार इस बात को मानने के लिए तैयार रही है कि डेमोग्राफी बदल रही है, आपके नजर में क्या है? इस कई जिलों, जिन जिलों के नाम बताए, इन जिलों की सभी जनता पूरी तरह से गुस्से में है। सबको जान रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठिया न केवल पाकुड़ के अगल बगल बल्कि अब देवघर के अगल बगल के इलाके में आकर के छा चुके हैं, और उन लोगों की संख्या दिन ब दिन ऐसे बढ़ते जा रही है कि लोगों को लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों के बाद ये लोग यहाँ के जो मूलवासी हैं उससे ज्यादा संख्या में हो जाएंगे, और इसको लेकर के लोगों को गुस्सा है। नहीं, आखिर कांग्रेस क्यों नहीं मान रही है? कांग्रेस की सबसे पुरानी आदत रही है तुष्टीकरण की नीति के, कांग्रेस ने ही तो कराया है। ये कांग्रेस की ही तुष्टीकरण की राजनीति के कारण आज घुसपैठिए जो है, बांग्लादेशी घुसपैठिए, वो यहाँ आकर के जगह बनाए हुए हैं। जैसे हम लोग को खबर मिल रहा है, सूचना मिल रही है कि उन लोगों को वोटर बनाने के लिए उन लोगों का फॉल्स आधार कार्ड बना दिया है, वोटर कार्ड बना दिया है, तो ये लोग किस मुंह से अब उसका विरोध करेंगे? देखिए अभिषेक, अब स्थिति यह है कि अब आम आदमी भी जो है वे भी अब मानने को तैयार है। आम आदमी नहीं अमरनाथ, वो शिक्षाविद हैं। आप एक प्रोफेसर से बात कर रहे हैं, शिक्षाविद हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, कई लोगों को पढ़ाते हैं, और उनके दिमाग में वहां की सच्चाई है कि संथाल की आज के डेट में सच्चाई क्या, आज की तिथि में सच्चाई क्या है? घुसपैठ का गहरा दर्द झेल रहा है संथाल। जी हाँ, वाकई से घुसपैठ का दंश झेल रहा है पूरा ये। सर एक और आप बात, आप देखिए आपसे तो बच्चे भी मिलते होंगे, आप चूंकि प्रोफेसर हैं, आप क्लासरूम में, बाकी देवघर के आप एक बड़े कॉलेज में आप यहाँ हैं, तो क्या सर बच्चे क्या बताते हैं आपको, उन इलाकों के जो बच्चे मिलते हैं आपसे? देखिए हम लोग तो कॉलेज के विद्यार्थियों से मिलते जुलते हैं, सभी लोगों में, सभी विद्यार्थियों में इस बात को लेकर के अंदर ही अंदर गुस्सा है। और आप देखते होइएगा कि इस पिछले कई चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह से हार रही है, और हारने का कारण क्या है कि यहाँ के जो जनमानस हैं, खास करके मूलवासी सनातनी हिंदू धर्म को विश्वास रखने वाले, जब कांग्रेस की ऐसी नीति देखते हैं तो उनसे गुस्सा होता है, और गुस्सा के कारण कांग्रेस हारती रही है। और अभी लोगों में ऐसा गुस्सा है कि अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो मेरा अपना मानना है कि आने वाले कुछ वर्षों में कांग्रेस और ये घुसपैठिए के खिलाफ लोग एक जन आंदोलन करेंगे और इन लोगों को यहाँ से मार भगाएंगे। अभिषेक, आपने सुना कि सर का कहना यह है कि आने वाले दिनों में अगर यही स्थिति रही तो लोग जन आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। बिल्कुल मैंने सुना अमरनाथ, और मैंने शुरू में ही कहा बड़ी विडंबना है जो अभी आपके साथ प्रोफेसर साहब थे वो कह रहे हैं कि यही कारण है कि कांग्रेस सरकार में नहीं आती, फिर भी पाकुड़ और जामताड़ा जैसी जगहों से जीत कर आखिर कैसे इतना, अभी से 110% श्योर हैं लोग। अभी से कांग्रेस की अगर बात करें तो साफ कह रहे हैं कि पाकुड़ और जामताड़ा हमें कोई नहीं हरा सकता। आखिर ये इतना बड़ा, इतनी बड़ी विडंबना आखिर कैसे हो सकता है कि किसी सीट को लेकर इतना तो बरहेट में सीएम हेमंत सोरेन भी कंफर्म नहीं है जितना पाकुड़ और जामताड़ा को लेकर कांग्रेस कंफर्म है। बहुत धन्यवाद अमरनाथ आपका, बहुत धन्यवाद बंटी आपका। मनोज आप बने रहिएगा हमारे साथ, थोड़ी सहयोगी मनोज हमारे साथ चाईबासा से जुड़े हुए हैं। मनोज, आज चाईबासा में पीएम ने जब बोला गढ़वा के बाद, करप्शन और घुसपैठ तो मुद्दा है, बीजेपी का चुनावी मुद्दा है, लेकिन आदिवासियों के सम्मान को लेकर जिस तरीके से सवाल उठाए प्रधानमंत्री ने, कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस झूठे वादे करती है। और जो सबसे बड़ी बात है मनोज कि 80 के दशक से झारखंड, अलग झारखंड की लड़ाई चल रही है। शिबू सोरेन साहब नायक हैं 80 के दशक से आज तक दिसोम गुरु के नाम से फेमस हैं। और यही कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही कि झारखंड को अलग राज्य का दर्जा नहीं मिला। गुआ गोली कांड का भी जिक्र किया प्रधानमंत्री ने कि गुआ गोली कांड याद है आदिवासियों को, किस तरह कांग्रेस की सरकार ने गोलियां मचलवाई थी, गोली मारा गया था आदिवासियों को। मनोज,
देखिए, निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री ये साफ तौर पे ये जनता को, कोल्हान के जनता को और पूरे झारखंड के जनता को ये संदेश देना चाहते थे और इन्होंने दिया भी कि आपको अब साफ ये समझ लेना चाहिए कि कौन पार्टी है जो आपके हित का काम कर सकता है, कौन पार्टी है जो झारखंड का विकास कर सकता है, कौन पार्टी है जो आदिवासियों के अस्तित्व को बचा सकता है। इन्होंने साफ तौर पर कह दिया यही वो कांग्रेस पार्टी थी जहां इससे पहले गुआ गोलीकांड हुआ या वो खरसावा गोलीकांड हुआ तो कांग्रेस पार्टी का ही देन है। कांग्रेस पार्टी ने ही गोली चलवाई थी और आदिवासियों की हत्या करवा दी। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया, इन्होंने ये भी कहा कि अब आदिवासियों के अस्तित्व खतरा में है तो वो सिर्फ वोट बैंक के लिए, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस वोट बैंक के लिए बांग्लादेशी घुसपैठी का बढ़ावा दे रहा है और आदिवासियों की संख्या कम होती जा रही है। तो ये इन्होंने साफ संकेत दे दिया कि अब आंख खोलने की जरूरत है। अब आप समझ लीजिए कि आपके लिए है कौन, सिर्फ लंबे लंबे वादे और बड़ी बड़ी बात कर कर आपको बहलाता है और उसके बाद आपके पीछे अगर आप देखें तो आपके बहन बेटी जो है उसके साथ क्या होता है वो समझने की जरूरत है और यहाँ की माटी भी जो है वो भी खत्म होता जा रहा है। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जो इलाका है, चाईबासा का जो इलाका है वो हो का इलाका माना जाता है, पूरा चाईबासा कोल्हान क्षेत्र, और हो की संख्या बहुत ज्यादा है। तो हो का एक मामला था जिसको लेकर जंतर मंतर पर कई साल से लगातार हो समाज के लोग धरना पर बैठे थे, जिसको लेकर पिछले दिनों जब चंपाई सोरेन जब भारतीय जनता पार्टी में आए तो वो जाकर लोगों के साथ गृह मंत्री से मिले थे और उसके बाद आश्वासन मिला था कि हो भाषा को 8वीं सूची में शामिल किया जाएगा, वक्त आने दीजिए, और एक आश्वासन के बाद लोग उठ गए थे। तो इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने इस जमीन से साफ तौर पे कह दिया कि भाषा, मातृभाषा का सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है। जिस इलाका में मातृभाषा का जो भाषा है उस भाषा को मातृभाषा का दर्जा और साथ साथ वो भाषा को 8वीं अनुसूची में जो शामिल करने की बात है वो निश्चित तौर पे सरकार बनतेगी और साथ साथ केंद्र सरकार इस पर एकदम विचार कर रही है और बहुत जल्द जो डिमांड है वो पूरा किया जाएगा। यानी उन्होंने साफ कर दिया कि हो भाषा को 8वीं अनुसूची में बिल्कुल मनोज भाषा का दर्जा जरूर मिलेगा, जिसका डिमांड हो भाषा को 8वीं अनुसूची का में शामिल किया जाएगा, जो दर्जा चाहिए था वो मिलेगा। बिल्कुल तमाम बातें जो पीएम ने कही आपने काफी हद तक हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। बहुत धन्यवाद मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। अब आपको ले चलते हैं जमशेदपुर। हमारे सहयोगी प्रभात हमारे साथ जुड़ रहे हैं जमशेदपुर से। एक बार प्रभात का रुख करते हैं। प्रभात, आज जो सबसे बड़ा अगर मामला कह लें कि प्रधानमंत्री ने मंच से यह कहा कि झारखंड में 3,20,000 करोड़ से ज्यादा, कल अमित शाह साहब ने भी कहा था, उन्होंने भी कहा करोड़ रुपए से ज्यादा बीजेपी ने दिए हैं 2014 से 24 के बीच में, और 2005 से 9 के बीच में कांग्रेस की सरकार ने महज 84,000 करोड़ रुपए दिए थे। आज उन्होंने जो दूसरी बात कही कि केंद्र ने झारखंड में पीएम आवास के नाम पर 16 लाख आवास बनाए हैं, जबकि अबुआ आवास के नाम पर लक्ष्य ही 20 लाख का रखा गया था। कहा गया था कि पीएम आवास का पैसा नहीं मिल रहा है। आज तो पीएम ने साफ कह दिया कि 16 लाख आवास दिया है और भी दे रहे हैं, लेकिन पैसे जा कहां रहे हैं? भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रहे हैं सारे रुपए। प्रभात। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, देखिए जिस तरीके से आज देश के प्रधानमंत्री ने चाईबासा के जनसभा में जिस तरीके से राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो पिछले दिनों जो गठबंधन की सरकार जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के द्वारा चलाया जा रहा है, यहाँ हर सभाओं में उन लोगों के द्वारा कहा जाता है कि केंद्र सरकार ने हमारा 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया रख लिया है, चाहे पीएम आवास के पैसे नहीं मिल रहे। तो आज वो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर मंच से कह दिया कि कितने रुपए उन्होंने दिए हैं, और जो भी योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना 16 लाख योजना देना है, लगभग 3 लाख करोड़ से ज्यादा अब तक दिए गए हैं, ये सारी बातें जिस तरीके से उन्होंने कहा। और सबसे बड़ी बात अभिषेक, मैं एक चीज और बता देना चाहूँ, जैसे मंच से उन्होंने जो आदिवासी की बात करती है, आदिवासी प्रदेश है, झारखंड के मुख्यमंत्री आदिवासियों की बात करते हैं, आज वहां मंच से उन्होंने कहा कि इस झारखंड मुक्ति मोर्चा की गठबंधन की सरकार जिस तरीके से चंपाई सोरेन भी एक आदिवासी नेता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता हुआ करते थे, उनको किस तरीके से बेइज्जत किया, और जिस तरीके से उन्होंने मंच से पूरे आह्वान किया कि चंपाई सोरेन जैसे व्यक्ति को अगर बेइज्जत करता है तो समझा जा सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की गठबंधन की सरकार जो यहाँ झारखंड में चल रही है किस तरीके से है। और आदिवासियों को लेकर उन्हें साफ तौर पर कहा, जैसे कल भी अमित शाह ने कहा कि एनआरसी लागू होगी, उसमें आदिवासी
लोग उसमें शामिल नहीं रहेंगे। तो ये देश के प्रधानमंत्री ने आज जिस तरीके से हुंकार भरी है और राज्य सरकार को आड़े हाथे लेते कई ऐसी योजनाओं के बारे में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार जितनी भी केंद्र की योजनाओं है उसको कहीं ना कहीं बिल्कुल देखिए जिस तरीके से प्रभात, ये तय है कि कई तरीके के आरोप प्रत्यारोप का दौर है, राजनीतिक सरगर्मी तेज है, लेकिन अबो आवास पर, घुसपैठ पर और भ्रष्टाचार पर जो बातें आज पीएम ने कही हैं, आपके आसपास स्थानीय लोग दिख रहे हैं, एक बार स्थानीय लोगों से समझिए प्रभात की घुसपैठ को लेकर स्थानीय लोग क्या समझते हैं। आज झारखंड में जो आदिवासी या मुस्लिम मजदूर हैं, जो हिंदू मजदूर हैं, ऐसे लोगों से, बंगाल से और बांग्लादेशी लोगों को लाया जा रहा है, कम दर पर मजदूरी करवाया जा रहा है और उसी जरिए उनका आधार कार्ड बनाकर घुसपैठ को अंजाम देने के आरोप लग रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा दंश है घुसपैठ झारखंड के लिए। प्रभात, बिल्कुल बिल्कुल देखिए अभिषेक, लगातार भारतीय जनता पार्टी जब से चुनाव का आह्वान हुआ था, चाहे उससे पहले भी लगातार घुसपैठ को लेकर आवाज उठाते रहे। देखिए निश्चित कुछ लोग हैं, देखिए झारखंड में एक बड़ा मुद्दा है घुसपैठ का, आप इसको किस तरीके से देख, कहीं ना कहीं जो घुसपैठ हो रहे हैं झारखंड में उसको किस तरीके से देख? झारखंड में घुसपैठ शब्द जो है, एक जिस तरह से घुसपैठ हो गया है उसी तरह से लोगों के दिलों में डर हो गया है कि हमारी स्थिति क्या रहेगी। आज देखिए संथाल परगना का पाकुड़, साहेबगंज और देवघर के इलाकों में जो आदिवासी थे वो कहाँ गायब हो गए, आखिर ना उन्होंने धर्म प्रचलन कहाँ गए, कौन लोग आदिवासी कर रहे हैं, तो हमारे आदिवासी कहाँ गए, कौन लोग वहाँ आ गए। हाँ, प्रधानमंत्री ने लगातार कह रहे हैं और यहाँ की सरकार रिपोर्ट करती है कि ऐसी बात नहीं है। तो भाई बात नहीं है तो 5 साल पहले के आदिवासी की संख्या और आज के आदिवासी की संख्या बताइए कि हमारे देश में, राज्य में कैसे घुसपैठ हुआ, उनको आधार कार्ड कैसे बना, उनको वोटर कार्ड कैसे बना, ये बिना सरकारी तंत्र में मिली भगत से नहीं हो सकता है। इसके ऊपर कड़ाई से काम करने की जरूरत है, तभी हो सकता है, नहीं तो नहीं। बिल्कुल देखिए अभिषेक, जैसे ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार की कहीं न कहीं विफलता है, तभी जाकर जो बाहर से आके लोग रह रहे हैं उसके आधार कार्ड बन जा रहे हैं, जो भी सरकारी दस्तावेज वो बनाए जा रहे हैं। आप कैसे देखते हैं सर, आज देश के प्रधानमंत्री ने चाईबासा से हुंकार भरी, जिस तरीके से झारखंड में घुसपैठ हो रहा है, संथाल परगना में आदिवासी को मुस्लिम बना दिया जा रहा है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या झारखंड आने वाले दिनों में एक तरह से कहें घुसपैठी राज हो जाएगा? ये देखिए, ये घुसपैठ झारखंड के लिए नहीं, तकरीबन मान के चलिए पूरे देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है। और पता नहीं देश का विपक्ष से मेरा बोलने का मतलब ये है, देखिए हम तो जनसाधारण आम आदमी है, किसी को भी अपने हिसाब से वोट दे देते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि जैसे झारखंड की वर्तमान सरकार पता नहीं क्या कारण है, अपना वोट बैंक, यही होगा मेरे ख्याल से कि अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहती है कि किसी तरह जो देश की बहुसंख्यक आबादी है, हम सनातनी लोग हैं, हमारी आस्था भगवान से है, इनको क्यों ऐसा लगता है कि पता नहीं देश का बहुसंख्यक इनको वोट ही नहीं देगा। ये हमारे विरोध में काम करने के लिए उतर गए हैं। ये चाहते हैं कि हम बाहर से घुसपैठ करा के देश की डेमोग्राफी को बदल दिया जाए और देश की बहुसंख्यक आबादी जो हमें पसंद नहीं कर रही है, जो उसका कारण भी ये खुद है। भाई हमें दरकिनार किया जाएगा, हमारे मुद्दों पर बात नहीं किया जाएगा। अगर आज के राजनेता, हमारे देश के प्रदेश के राजनेता हम बहुसंख्यकों के संबंध में हमारे महत्वपूर्ण विषयों पर अगर बात ही नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, उसका समाधान नहीं निकालेंगे, तो हम उनको वोट क्यों देंगे? सवाल ही नहीं हम वोट देने जाएंगे। तो इनको एक यही रास्ता दिखता है कि देश की डेमोग्राफी को बदल दिया जाए। इन्होंने, जबकि हमसे बड़े हैं ये लोग, हम लोगों से बड़े लोग हैं, देश का इतिहास इनको मालूम है कि देश किस स्टेज से गुजर चुका है, देश को कैसे बांटा गया है एक बार। आज दोबारा देश की वही स्थिति है कि हम लोगों को डर लगता है कि ऐसा ना हो जाए कि बंगाल, झारखंड देश से अलग होने चल जाए, केरल हमसे अलग हो जाए। अरे ऐसा नहीं है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सबका देश है। हमें यहाँ पर देश में रहने वाले, झारखंड में रहने वाले किसी धर्म के लोगों से परहेज नहीं है, सब हमारे भाई है। लेकिन बाहर के देश से बुलाकर बाहरी लोगों को, उनमें तो राष्ट्रवाद की भावना देखने को नहीं मिलेगी, दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगी। तो आखिर उनको क्यों देश में घुसाया जा रहा है कि बस वोट बैंक बढ़ाओ, मतदान लो, भ्रष्टाचार करो, लूट। सरकारी दस्तावेज भी बन जा रहे हैं। बिल्कुल, 200-500 रुपए में लोग अपना वोटर आईडी बनवा रहे हैं, पैन कार्ड बनवा रहे हैं।
ये भाई साहब इसके लिए आप चर्चा ही नहीं कीजिए। आप खुद जानते हैं कि पैन कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड बनाना कितना साधारण है। 200-500 मीडिया इस बात पे चर्चा कैसे करती है? मीडिया के लिए तो खुद बहुत बड़ा मुद्दा। अगर मीडिया चाहे तो इन लोगों को लात मार के बाहर निकालने के लिए मजबूर कर दे। सत्ताधारी जो भी पार्टियां हैं उनको बाहर निकालना पड़े खोज के। तमाम बात बताइए कि जो लोग कर रहे हैं उनको बताइए कि जो पत्रकार कर रहे हैं उन पर तमाम तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं उनकी आवाज दबाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं। देखिए एंकर पूछ रहे हैं कि जो पत्रकार, आपने कहा पत्रकारों को मीडिया के लिए, तो जो पत्रकार जो मीडिया आवाज उठा रहे हैं उन पर भी कार्रवाई कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये तो मीडिया के ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल, हम आपकी बात से सहमत है। देखिए झारखंड, मैं तो झारखंड का निवासी हूँ, मैं तो झारखंड सरकार के दैनिक कार्यों को देख रहा हूँ किस तरह से हम लोग इफेक्टिव हो रहे हैं इनके कामों से। यहाँ तो यही चल रहा है, लूट खसोट, भ्रष्टाचार, बालू उठाओ। आज सरकारी कार्यालयों में जाके देखिए ना, हम देश का, झारखंड का एक भी नागरिक ऐसा नहीं होगा जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भ्रष्टाचार का शिकार नहीं हो रहा होगा। हर एक नागरिक शिकार है जी, ये जान लीजिए आप। लेकिन सत्ताधीश क्या कर, आज देखिए ना, आज चुनाव का वक्त आ गया, आज कैसे रोड पे जहां तहां पकड़ के जबरन लाइसेंस के नाम पे पैसा वसूली हो रहा। कानून का पालन करना चाहिए, सभी करते हैं, देश का नागरिक करना भी चाहता है और कर रहा है, लेकिन ये जबरन दौड़ा कर वसूलना, लाठी चलाकर वसूलना, ये सब क्या है? क्या हमारे नीति निर्माता जो बैठे हैं रांची में, उनको ये चीज नहीं दिख रहा है? वो सब देख रहे हैं, लेकिन वो भ्रष्टाचार है, इसके ऊपर चर्चा नहीं। आज आप लोग देखिए, आप ठीक है अभी भ्रष्टाचार है, लेकिन अब समय है, ये तो समय आ गया चुनाव में ही ना, आम जनता के पास में हथियार होता है कि सरकार को बदलना करना। बिल्कुल एकदम, ये बहुत महत्वपूर्ण समय है झारखंड की जनता के लिए। हम लोग देख रहे हैं झारखंड का क्या हालात है, किस बदतर स्थिति से हम गुजर रहे हैं। आने वाला समय, आपने जो अभी बताया ना कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति ना बदल जाए, हमारा आने वाला जनरेशन खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अगर हमने मताधिकार का सही उपयोग नहीं किया। हमें करना होगा। बिल्कुल, देखिए कितना आक्रोश है अभिषेक। देखिए एक आम व्यक्ति है, किस तरीके से झारखंड की जो डेमोग्राफी बदल रही है, घुसपैठी हो रही है, उसको लेकर कितना आक्रोश है और किस तरीके से ये जवाब भी दे रहे हैं कि अभी समय है, वक्त आ गया है। ये निश्चित तौर पर ये तो 23 तारीख को पता चलेगा कि किसकी सरकार फिर से आती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस व्यक्ति में आक्रोश है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने कहा कि पूरे झारखंड में अगर कहीं भी कार्यालय में चले जाइए, बिना पैसे का कोई कार्य होता नहीं है, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस की बात करें, जिस तरीके से 200-500 रुपया लाइसेंस के नाम से ऐंठा जा रहा, तो कहीं ना कहीं इनके मन में दर्द है। आप किस तरीके से सोचते हैं? पूरे एक सहयोगी श्रीकांत भी जुड़ गए हैं। प्रभात, बने रहिएगा आप हमारे साथ। हमारे सहयोगी श्रीकांत भी गिरिडीह से जुड़ गए हैं। श्रीकांत, मुद्दे तमाम वही हैं, लेकिन हमला एक के बाद एक। कल गृह मंत्री अमित शाह आते हैं, संकल्प पत्र की, घोषणा पत्र की लॉन्चिंग होती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और जो रिपोर्टर्स, हमारे सहयोगी, हमारे जिस तरीके से देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता सहमत दिखाई दे रही है बातों से जो पीएम कह रहे हैं। घुसपैठ को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरीके के आरोप हैं, गंभीर आरोप, तमाम तरीके की बातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। श्रीकांत, जनता कैसे ले रही है घुसपैठ और करप्शन के मामले को? देखिए अभिषेक, निश्चित तौर से जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री मोदी ने जिन मुद्दों को उठाया है, उन मुद्दों से झारखंड अछूता नहीं है। झारखंड की जनता दिन रात उन पहलुओं को देख रही है, समझ रही है, सुन रही है, चाहे वो घुसपैठ का मामला हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो। दोनों ही मामले झारखंड को कैंसर की तरीके से भीतर ही भीतर खोखला किए जा रहे हैं, जो एक लाइलाज बीमारी की ओर आगे बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है आज के डेट में। पंचायत से लेकर प्रदेश स्तर तक, ब्लॉक से लेकर मुख्य कार्यालय तक, जिस तरीके से बिना जी हजूरी दिए, आज ही हम इंटरव्यू कर रहे थे, जनादेश चैम्बर के लोग मौजूद थे, उन्होंने कहा कि सारी चीजें ऑनलाइन तो हैं, लेकिन जब तक आप ऑफलाइन मुलाकात नहीं करेंगे, शायद ऑनलाइन का बटन जिनके हाथ में है वो बटन नहीं दबेगा। लेकिन इन सब के बीच गिरिडीह के पढ़े लिखे युवा जो बाहर रहते हैं, जो शिक्षित हैं, हम उनसे भी सुनाते हैं कि झारखंड में भ्रष्टाचार, विकास, रोजगार कहां पे खड़ा है। गिरिडीह में सबसे बड़ा मुद्दा है माइका। किसी जमाने में अभिषेक
यहाँ माइका की चमक से लाख से ऊपर लोग रोजगार करते थे, लेकिन इस तरीके से सरकारी पेज फंसाया गया कि शायद अब 1000 लोग माइका रोजगार से जुड़े रह गए हैं। बेकार व्यापारी पलायन कर चुके हैं, मजदूर पलायन कर चुके हैं, फैक्ट्रियों के लिए जो नीति है वो नहीं सही। क्या लगता है, आप क्या नाम है आपका? रोनित, आप कहाँ काम करते हैं? मैं पुणे में रहता हूँ, पुणे में जॉब करता हूँ। अच्छा, क्या लगता है रोनित, जब आप पढ़े लिखे हैं, अपने घर से बाहर त्योहार में आप आ गए होंगे, खुशकिस्मत है, छठ पर्व पे कई लोग आ नहीं पाए होंगे, टीस सताती है अंदर। देखिए, बिल्कुल तकलीफ तो होती है। अगर सारी चीजें, सारी सुविधाएं हमें यहाँ पे मिल रही होती तो घर से इतनी दूर परिवार को छोड़ के, फैमिली को छोड़ के, कोई भी, मैं तो छोड़िए, कोई भी नहीं चाहता है कि अपने फैमिली से दूर रहे। बट मुसीबतें ये है कि हम हर चीजों को छोड़ के भी, अपने आप को, फैमिली को छोड़ के भी दूर रहना पड़ता है ताकि हमें वहां पे रोजी रोटी मिल सके, फैमिली को चला सके, बहुत सारी चीजें है जी। देखिए, इस तरीके से और भी लोग हैं हमारे साथ में, उनसे भी जानेंगे। आप क्या नाम है? रवि नाम हो गया मेरा। रवि, काम क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है। बिजनेस है। अच्छा, रोजगार आपको सरकारी सहायता मिलती है कि खुद से करते हैं? खुद से करते हैं। खुद से करते हैं। अच्छा, लगता क्या है कि क्या होना चाहिए था, क्या हुआ है, परेशानियां क्या हैं? क्या परेशानियां यही है कि मतलब कुछ काम वैसा उस हिसाब से हो नहीं पा रहा है, जिस हिसाब से जितना भी जो वादा करते हैं, जितना भी जो विधायक जी हैं, उस हिसाब से काम नहीं हो पाता है। अच्छा, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? बीकॉम किया हूँ। बीकॉम किए हैं। बीकॉम करने के बाद क्या लगता है कि बीकॉम एक मंजिल है, या फिर लोग आपके जैसे ही अपना, हर कोई के लिए संभव नहीं है आर्थिक फंड जुटाना? नहीं, वो तो बात सही है कि हर लोग का मतलब ये नहीं है, पर चलता रहता है। देखिए, चलता रहता है, व्यवस्थाएं हैं, चलती रहती है। आप भी आगे आइए। क्या लगता है, कहाँ विकास हुआ है, क्या और होना चाहिए? शहरी क्षेत्र में अगर बात करें तो वैसा तो विकास दिखता नहीं है। जैसे रोड का देख लीजिए, सड़क का, आपका पानी हो गया, ये सब चीजें सुविधा अभी तक मुहैया नहीं हुई है। टाउन में या शहरी क्षेत्र में बोल सकते हैं, ये सब चीजें का अभी समस्या है। मतलब आज भी बुनियादी चीजों में उलझे हुए हैं। हाँ, आज भी बुनियादी चीजों में उलझे हुए हैं। शहरी क्षेत्र में आपका ये सब थोड़ा समस्या है। आपका पानी उनी हो गया, सड़क हो गया, बिजली को लेके आजकल बहुत सा परेशानियां, हाँ, लोड शेडिंग हो रही है, ये सब दिक्कतें होती है आम जनता को। देखिए अभिषेक जी, सबसे बड़ा मुद्दा आज प्रधानमंत्री ने उठाया घुसपैठ का, भ्रष्टाचार का, लेकिन हम कई इलाकों में जाते हैं, कई विधानसभा में जाते हैं, दुर्भाग्य से कहिए, चाहे कोई भी जिला हो, कोई भी इलाका हो, जो बुनियादी जरूरत होती है, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, शायद इससे ऊपर विकास का पैमाना झारखंड में सेट हो ही नहीं पाया है 24 वर्षों में। आप मानिए कि 1975 में गिरिडीह जिले में रेल आई थी, लेकिन रेल किनके लिए आई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी जो कोयला निकालती थी उनके लिए। लेकिन आज भी इस जिले में 6 विधायक हैं, 2 सांसद हैं, लेकिन कोई सीधी ट्रेन अभी कुछ दिन पहले मात्र रांची राजधानी के लिए शुरू हुई है। पास के जो सांसद हैं उन्होंने दिल्ली जाने के लिए साप्ताहिक ट्रेन दिया है। तो एक हिसाब से अगर आप देखिएगा तो हमारे पास सब कुछ है। कहा जाता है ना कि कोख में जो है वो अमीरी है, लेकिन गोद में गरीबी है। तो बिल्कुल, कोख में अमीरी है लेकिन गोद में गरीबी है। उससे भी बड़ी बात जो आज पीएम कह के गए हैं कि घुसपैठियों के और भ्रष्टाचारियों के गोद में बैठ गई है सरकार। बहुत धन्यवाद श्रीकांत, आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों, बातों के लिए जो आपने हमसे किया, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रभात जुड़े हुए हैं। प्रभात, जमशेदपुर का रण किस तरफ बढ़ रहा है? जमशेदपुर में आप इस वक्त हैं। कल जमशेदपुर में योगी आदित्यनाथ हुंकार भरने वाले हैं। बन्ना गुप्ता साहब मैदान में हैं। स्वास्थ्य को लेकर, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कई शिकायतें हैं झारखंड की जनता को, और दूसरी तरफ बाबर खान भी अड़े हुए हैं। जो जिस अल्पसंख्यक की राजनीति करके बन्ना गुप्ता साहब जीतते रहे हैं, वही बाबर खान आज उनके कल खिलाफ में खड़े हो चुके हैं। प्रभात, बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, देखिए जो आईएमआई के जो प्रत्याशी है बाबर खान, कहीं ना कहीं जो पश्चिम विधानसभा का जो क्षेत्र है वो 2 क्षेत्र में बटा हुआ है। एक तो है शहरी क्षेत्र में और दूसरा है जो नगर निगम के क्षेत्र में पड़ता है। और अगर उस तरफ मानगो की आज़ाद नगर की बात करें तो वहाँ एक बड़ा जो धरा है वो मुस्लिम वर्ग का होता है। निश्चित तौर पर बन्ना गुप्ता को मुस्लिम वोट मिलता रहा है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं बाबर खान के प्रत्याशी बनने से ये थोड़ी जो ये है वो बिगड़ सकता है। निश्चित तौर पर कल
योगी आदित्यनाथ का सभा है साक्षी में, दोनों तरफ की पूर्वी और पश्चिमी के दोनों प्रत्याशियों के लिए वो वोट मांगेंगे। और ये फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं और जिस तरीके से उनका जो चर्चा है पूरे कार्यकर्ताओं में, जिस तरीके से जोश है कार्यकर्ताओं में, कहीं ना कहीं उत्साह है, वो कल देखने को मिलेगा। और कल लगभग 1 बजे के आसपास वो यहाँ पहुँच रहे हैं और यहाँ की जनता को संबोधित करेंगे। तो इसका असर आने वाले जो 13 तारीख को मतदान है उसमें तो पड़ने वाला है, ये निश्चित हम कह सकते हैं। अब ये देखना होगा कि 23 तारीख को मतदान होगा तो क्या इसका असर पड़ेगा। देखिए, हम एक व्यक्ति है, हम उनसे जान लेते हैं। कल योगी आदित्यनाथ पहुँच रहे हैं जमशेदपुर, किस तरीके से फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं, कितना असर डालेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक हिंदुओं के हृदय सम्राट कहे जाते हैं। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर में जो उन्होंने एक मॉडल पेश किया है पूरे देश के लिए, आज उनके मॉडल को पूरे देश के लोग अपना रहे हैं। एक बुलडोजर बाबा के रूप में वो विख्यात हुए हैं और वह बुलडोजर बाबा कानून का जो खिलाफ करने वाला लोग है, जो कानून के बिहाफ में जाता है, वो कानून की मदद करने के लिए उनके घरों को बुलडोजर से ढा रहे हैं, क्योंकि उनके घर सरकार की जमीनों पर बने हैं, सरकार की जमीन का अतिक्रमण करके बना है। बुलडोजर बाबा के रूप में वो विख्यात है। निश्चित रूप से जमशेदपुर पश्चिम और जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा के लोगों को उनका जो मार्गदर्शन प्राप्त होगा वह मार्गदर्शन बहुत ही अच्छा प्राप्त होगा और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी इस विधानसभा क्षेत्र में विजय श्री को प्राप्त करेंगे। चलिए ठीक है, वो तो वक्त बताएगा कि कौन इधर से विजय श्री होगा, लेकिन जिस तरीके से कल बिल्कुल प्रभात, जनादेश किसके पक्ष में आएगा किसके पक्ष में नहीं आएगा इस पर अभी टिप्पणी नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ, योगी आदित्यनाथ को एक फायर ब्रांड नेता माना जाता है और जमशेदपुर उनका आना अपने आप में एक बड़ा इशारा है। कल कई सभाएं हैं उनकी। बहुत धन्यवाद प्रभात, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।